परिवार लल्लन के पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खा रहा होता है। भैया कितनी फीकी पानी पूरी खिला रहे हो, थोड़ा तीखा बनाओ ना। नहीं भैया, मुझे तो यही तीखा लग रहा है, पानी और फीका करो। नहीं भाई, तुम जितना हो सके उतना तीखा बनाओ। अरे भाई नहीं, तीखा नहीं और फीका बनाओ। अरे आप लोग डिसाइड तो कर लो, किसे तीखा पहले खाना है और फीका बाद में, उनके हिसाब से पानी बना दूंगा। भैया आप एक काम करो, पहले इन्हें फीका खिला दो, बाद में हमें तीखा खिला देना, ये ठीक रहेगा। पानी बताशे खाकर संतोष और उसका पूरा परिवार घर चला जाता है। इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। बीते 1 साल में संतोष की बड़ी बहू त्रिशा 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। 1 साल बाद थकी हुई त्रिशा डाइनिंग हॉल में बैठे सभी घर वालों को डिनर सर्व कर रही होती है। सब्जी और चावल जला हुआ था। बहू आज का खाना तो जला हुआ है। मम्मी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए जल्दी जल्दी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। बहू ये खाना तो खाने लायक नहीं है। ठीक है, मैं फिर से खाना बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। भाभी जी आप आराम करो, मैं और मम्मी जी खाना बना लेंगे। नन्हे जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कुछ महीनों तक मेरी हालत ऐसी ही रहेगी। मेरा काम कब तक मम्मी जी और आप करोगी, और किचन का काम भी ज्यादा ही होता है। तो क्या करे बहू, एक काम करते हैं, देवरानी ले आते हैं, वो काम में मेरा हाथ बटाएगी और आप सबको बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना बनाकर भी खिलाएगी। भाभी जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम कितना फीका खाना खाते हैं। कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की जो फीका खाना खाना पसंद करती हो? कहीं ना कहीं तो होगी हमारी तरह फीका खाना पसंद करने वाली लड़की। फीका खाना पसंद करने वाली लड़की कहीं ना कहीं तो होगी ही, लेकिन त्रिशा की होने वाली देवरानी पवित्रा, जिससे वो 1 साल पहले पानीपुरी के ठेले पर मिली थी, इस वक्त अपने परिवार के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी अपने बनाए छोले भटूरे और राजमा चावल खा रही है। अरे भाई खाना इतना फीका क्यों है आज? मैंने हरी मिर्ची बहुत डाली थी पापा, लेकिन शायद सब्जी वाले भैया आज फीकी मिर्ची दे गए। जब तक खाने में मिर्च ना हो, जुबान न जल जाए, तब तक खाने का मजा ही नहीं आता। हाँ बात तो सही है, इसीलिए तो मुझे एक बात की चिंता है। किस बात की चिंता है पापा आपको? हमें तीखा खाना पसंद है, लेकिन तेरी शादी जिस घर में होगी, क्या पता वो कैसा खाना पसंद करते हैं। हाँ बात तो सही है, अगर तेरा ससुराल फीका खाना खाने वाला मिल गया तो तू वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे फीका खाना खा पाएगी? इस दुनिया में हमारी तरह तीखा खाना खाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और अगर मान भी लो कि मेरी शादी फीका खाना खाने वाले घर में हो भी जाती है, तब भी मैं अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, उन्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि पवित्रा अपने ससुराल वालों को बदल पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल उससे अनजान उसका होने वाला ससुराल फीका खाना पसंद करने वाली लड़की को तलाश करते हुए दीपक और मंजू के घर पर बैठा पनीर 2 प्याजा, दाल फ्राई, पूड़ियाँ और चावल खा रहा है। ये खाना किसने बनाया है? मेरी बेटी नेहा ने बनाया है। अच्छा बनाया है ना? अरे भाई अच्छा तो बनाया है, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि तीखा खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ नेहा अपना बनाया उपमा लेकर आती है और मुझे तीखा खाना इतना पसंद है कि मेरा बस चले तो मैं चाय में भी मिर्ची डाल के पीऊं, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाई साहब हमें तो फीका खाना पसंद करने वाली बहू चाहिए, और आपकी बेटी तो चाय में भी मिर्ची डालने की बात कह रही है, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। तीखा खाना पसंद करने की वजह से नेहा को न पसंद करके वो सभी वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम के समय हॉल में बैठे वो सभी। नेहा तीसरी लड़की है जिसे हमने तीखा खाना पसंद करने की वजह से रिजेक्ट किया है। न जाने कहाँ होगी हमारी पसंद की लड़की, जहाँ भी होगी शायद फीका खाना खा ही रही होगी, और मुझे अभी खाना बनाना है। अब त्रिशा किचन में जाती है और सिर्फ एक मिर्ची का तड़का लगाकर आलू मटर की सब्जी, रोटी, दाल और चावल बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। वो सभी खाना खाते हैं और बहू आजकल खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा पापा जी खाने में स्वाद? आप जानते तो हो कि मैं इस हालत में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी में जैसा बनता है वैसा खाना बना देती हूँ। अब सब लोगों की खाना खा लेने के बाद त्रिशा झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। तभी वहाँ रानू और सोनम आती है। बहू पता नहीं कब तुम्हारी देवरानी मिलेगी और कब तुम्हें आराम मिलेगा। इस हालत में तुम खाना नहीं बना पाती हो और हमें बनाने भी नहीं देती हो। भाभी जी बर्तन धुलवाने में ही मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। तभी त्रिशा को हंसी आ जाती है। बहू हमारी बात पर तुम्हें हंसी आ रही है? मम्मी जी मैं आपकी बात पर नहीं, ये सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गई। कौन सी इम्पोर्टेंट बात बहू?
मेरी फ्रेंड ने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि उसकी ननद की पहचान में पवित्रा नाम की एक लड़की है जो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, पारिवारिक है। लेकिन मुझे ये याद ही नहीं रहा कि खाने के बारे में उसने क्या बताया था, कि वो कैसा खाना पसंद करती है। भाभी जी, कल ही उस लड़की के घर जाकर खाने की उसकी पसंद पता कर लेते हैं। ठीक है, अपनी फ्रेंड को कह दूंगी कि वो अपनी ननद को बता दे कि हम पवित्रा को उसके घर कल देखने आ रहे हैं। ये पता चलते ही कि लड़के वाले पवित्रा को देखने आ रहे हैं, अगले दिन सुबह से ही किचन में पवित्रा उनके स्वागत के लिए पकौड़े, कचौड़ी और जलेबी बनाकर रख लेती हैं और सब्जी में तड़का लगाने के लिए ढेर सारी हरी मिर्च साफ करती है। तभी वहाँ यशोदा आती है। पवित्रा, क्या तू इतनी सारी हरी मिर्च से तड़का लगाएगी? हाँ मम्मी, तभी तो लड़के वालों को पता चलेगा कि लड़की तीखा खाना बनाती है और मुझे पसंद करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी दूर की सोची है तूने। आखिर शादी के बाद खाना तू ही तो बनाएगी, वो भी अपनी पसंद का। ठीक है, तू बना अपने तरीके का खाना। मैं हॉल में जाकर तेरे पापा के साथ बैठती हूँ। लड़के वाले कुछ ही देर में आते ही होंगे। यशोदा हॉल में विजय के पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में त्रिशा और उसका पूरा परिवार वहाँ पहुँच जाता है। आइए आइए बैठिए, हम पति पत्नी आप ही के आने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी सोफों पर बैठ जाते हैं। पवित्रा बेटी, चाय बना लाओ। यशोदा की आवाज सुनकर पवित्रा किचन से चाय, पकौड़े, कचौड़ी और जलेबी लेकर हॉल में आती है और सब लोगों को सर्व करती है। इस तरह पहली बार की तरह दूसरी बार वो सभी पवित्रा को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्रा से पहली मुलाकात उन्हें याद ही नहीं थी। लड़की तो आपके मन की है ना देवर जी? हाँ भाभी जी, मेरे मन की है और स्नैक्स भी ठीक ठाक ही बनाए हैं। अब बस जल्दी से खाना ले आए तो पता चल जाए कि खाना भी मन का बना दिया है या नहीं। जब तक वो सभी स्नैक्स खाते हैं तब तक पवित्रा किचन जाकर मसाला, मशरूम, कढ़ाई पनीर, रोटी और पुलाव लाकर सबको सर्व करती है। पवित्रा का बनाया खाना जैसे वो सभी खाते हैं वैसे ही। अरे वाह, खाने में अच्छा बैलेंस है। नमक भी ठीक है, मसाले भी ठीक है और तीखा भी कम है। क्या कहा भाई साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऐसा ही खाना तो हमें पसंद है। ऐसा ही खाना बनाने वाली बहू तो हमें चाहिए। और हमारी प्रेग्नेंट बहू के काम में हाथ बटाने वाली भी। उनकी बातें सुनते ही पवित्रा यशोदा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन में ले जाती है। मम्मी देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि तीखा खाने वाला परिवार मुझे मिल जाएगा, और देखो मिल गया। मैंने खाने में इतनी ज्यादा मिर्च डाली थी, लेकिन फिर भी इन्हें सारा खाना जरा भी तीखा नहीं लग रहा। पवित्रा की बात खत्म होने से पहले ही त्रिशा और उसका पूरा परिवार फटाफट सारा खाना चट कर जाता है। अरे देखो कैसे खा रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। खाना उन्हें इतना पसंद आता है कि हमें आपकी बेटी से ज्यादा उसका बनाया हुआ खाना पसंद आया। हमें भी आपका स्वभाव अच्छा लगा। हम जैसा परिवार अपनी बेटी के लिए चाहते थे, आपका परिवार बिल्कुल वैसा ही है। गलतफहमी की वजह से पवित्रा और अमित की शादी फिक्स हो जाती है और बहुत ही जल्द पवित्रा अमित की पत्नी और त्रिशा की देवरानी बनकर उनके घर भी आ जाती। दुल्हन के जोड़े में अमित के साथ हॉल में खड़ी पवित्रा से सभी घरवाले बहुत सी उम्मीद लगाए हुए थे। देवरानी जी, अब हम दोनों को मिलकर ही ये घर संभालना है। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ दिनों तक तुम पर जिम्मेदारियाँ ज्यादा होंगी। थकोगी तो नहीं ना? जेठानी जी, मैं इस घर की सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको भी बिना थके संभाल लूंगी। आपका जोश देखकर तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अभी तो थकी हुई हो, रूम में जाकर आराम कर लो। घर की जिम्मेदारियां कल से संभाल लेना। अब पवित्रा अमित के साथ कमरे में चली जाती है। अगली सुबह पवित्रा के किचन में पहुंचने से पहले ही त्रिशा किचन में आकर चावल पकने को रख देती है, आटा गूंथती है और आलू छील ही रही होती है कि तभी वहां लाल साड़ी में पवित्रा पहुंच जाती है। पवित्रा को देखकर, देवरानी जी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मैंने आधा काम कर दिया है, अब यहाँ से तुम संभालो। अरे जेठानी जी, आपको इस हालत में ये करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता होता कि आप जल्दी उठकर ये सब करेंगी तो मैं किचन में ही सोती। देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो इतना भी काम नहीं कर सकती। नहीं, अब मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी प्यारी देवरानी है मेरी, अभी से फिक्र होने लगी है। अब आप जाओ यहाँ से, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। त्रिशा के किचन से जाने के बाद पवित्रा किचन में तड़का लगाने के लिए मिर्च ढूंढती है। किचन में रखा हर एक डिब्बा खोलकर देखने के बाद जब उसे लाल मिर्च नहीं मिलती तो वो फ्रिज खोलकर भी देखती है। अब मैं किससे पूछूं कि मिर्च कहाँ है? जेठानी जी से भी पूछना भूल गई। बिना मिर्च के खाना बनाऊंगी तो पहले रसोई में ही मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। खैर जो भी हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पवित्रा बिना मिर्च डाले ही छोले, राजमा और पनीर बनाकर आलू पराठा, रोटी और पूड़ी के साथ हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है और साथ में खीर भी। वो सभी खाना खाते हैं और वाह बहू, हम जैसा खाना पसंद है हमें, तुमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है।
तुम्हें अभी से हमारी पसंद का कितना ख्याल है। छोटी बहू, तुमने तो पहले रसोई में ही हमारा दिल जीत लिया। पवित्रा, अब से तुम हमेशा ऐसा ही खाना बनाकर हमें खिलाती रहना। मैं जानती हूँ कि आपको ये फीका खाना पसंद नहीं आया, लेकिन ये मेरी पहली रसोई है, इसलिए आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं ताकि मुझे बुरा ना लग जाए। क्या सोच रही हो देवरानी जी? बस यही सोच रही हूँ जेठानी जी कि अगली बार आप सबको क्या बनाकर खिलाऊं। अब सभी घर वाले खाने की तारीफ करते हुए खाना खाकर वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद त्रिशा झूठी प्लेट्स उठाकर किचन की तरफ ले जा रही होती है। तभी पवित्रा उसे रोकते हैं और जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवरानी जी, तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? मैं मदद करवा देती हूँ, मैं अकेले सब कर लूंगी। ऐसी हालत में आपको सिर्फ आराम ही करना है। देवरानी जी, तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही हो। अभी तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको झाड़ू भी नहीं लगाने दूंगी, पोछा भी नहीं लगाने दूंगी, यहाँ तक कि आपको खुद के गंदे कपड़े भी नहीं धोने दूंगी। ठीक है, मैं अब से सिर्फ तुम्हें काम करते हुए देखूंगी और कुछ नहीं करूंगी। त्रिशा पवित्रा को झूठी प्लेट्स देकर वहां से चली जाती है। पवित्रा झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करती है और हॉल में झाड़ू लगाकर छत पर सूख रहे कपड़े उठाने जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी त्रिशा पहले से ही सूख रहे कपड़े उठा रही है। तभी पवित्रा त्रिशा के पास जाती है और जेठानी जी, मैंने आपको किचन से भगाया तो आप यहाँ छत पर आ गई। ये कपड़े मुझे दो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। ऐसी हालत में आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है बाबा, जा रही हूँ, अब मैं छत पर भी नहीं आऊंगी। त्रिशा सूखी कपड़े लेकर छत से नीचे उतर जाती है। उस समय छत पर रानू और संतोष भी थे। उन दोनों ने पवित्रा की बात सुनी और हमारी छोटी बहू अपनी जेठानी से कितना प्यार करती है, उसका कितना सम्मान करती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि देवरानी अपनी जेठानी से इतना प्यार और सम्मान करे। तो अब से हमें भी ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से छोटी बहू को तकलीफ ना हो और किसी बात का बुरा ना लगे। पवित्रा ने छत पर खड़े अपने सास ससुर को तो नहीं देखा और न ही उनकी बातें सुनी, लेकिन गली से गुजर रहे सब्जी वाले भैया विक्की के ठेले पर रखी हरी हरी मिर्च देख ली। सब्जी वाले भैया, रुकना, मैं आती हूँ। विक्की को रोककर पवित्रा सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके पास जाती है। छत पर खड़े रानू और संतोष पवित्रा को विक्की से एक बड़ी थैली मिर्ची लेता देखते हैं। छोटी बहू ये क्या कर रही है? डिनर में सिर्फ मिर्च की सब्जी बनाकर खिलाएगी क्या हम सबको? लगता तो ऐसा ही है। डिनर में पवित्रा ने मिर्ची की सब्जी तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा हरी मिर्च का तड़का लगाकर आलू टमाटर की सब्जी बनाती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को रोटी के साथ सर्व करती है। सब्जी में मिर्ची बहुत ज्यादा है, हम सब कैसे खाएंगे? मेरा तो अभी से गला चलने लगा है। रानू और संतोष ने पवित्रा को मिर्ची खरीदते हुए देख लिया था, इसलिए उन्हें अंदाजा था कि सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्ची है, इसलिए वो खाना खाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बाकी के लोग भी रुके हुए थे। क्या हुआ, आप सब खा क्यों नहीं रहे हैं? खाकर बताओ ना सब्जी कैसी बनी है। मुझे पता है कि दोपहर का खाना आप सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि फीका था ना, इसलिए आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने डिनर में बहुत तीखी सब्जी बनाई है। पवित्रा, तुमसे किसने कह दिया कि हमें तीखा खाना पसंद है? किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही समझ गई। आप सब मुझे जब देखने आए थे और मेरा बनाया तीखा खाना खाकर आप सब ने मेरी तारीफ की थी, तो मैं समझ गई थी कि आप सब मेरी तरह तीखा खाना पसंद करते हो। इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में ही शादी करना चाहती थी जहाँ सभी तीखा खाना खाना पसंद करते हो। अच्छा, तो ये बात है। छोटी बहू सोचती है कि हमें तीखा खाना पसंद है। अभी इसे सच्चाई बताना ठीक नहीं होगा। उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, हम नहीं खाएंगे तो उसे बुरा लग जाए। पवित्रा, लेकिन हम तो फीका। अमित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही संतोष अमित का हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देता है और रानू सब्जी रोटी का एक निवाला खाती है। उसके खाने के बाद बाकी के सभी लोग भी सब्जी रोटी खाते हैं। बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि सब्जी खाकर मुझे कैसा लग रहा है। वो दोनों बिना किसी शिकायत के तीखा खाना खाने लगते हैं। उनकी वजह से बाकी के लोग भी तीखा खाना खाते हैं और कुछ नहीं बोलते। देवरानी जी, पानी ला दो ना। पवित्रा जैसे ही किचन में पानी लेने जाती है, उसके पीछे पीछे सभी लोग दौड़े आते हैं। फ्रिज खोलकर रानू, अमित, सरस ब्रेड और दूध खाने लगते हैं। सोनम डिब्बे में रखी शक्कर निकालकर खाती है। त्रिशा और संतोष फ्रिज से बर्फ निकालकर जुबान पर रखते हैं। आप सब लोग यहाँ और यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी बहू, हम सब अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। खाना खाने के बाद कोई शक्कर खाता है, कोई दूध पीता है, तो कोई जुबान पर बर्फ रखता है। भला ऐसे करने से क्या होता है? बहू, यही तो ट्रिक है जिससे हम तीखा खाना खा पाते हैं। बातें बनाकर संतोष और रानू अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके कमरे में पहुंचते ही उनके पीछे पीछे त्रिशा, सरस, अमित और सोनम भी पहुंचते हैं। मम्मी पापा, आप सबने इतना तीखा खाना क्यों खाया और पवित्रा से सच्चाई क्यों छुपाई? सरस,
तुमने छोटी बहू की बात तो सुनी ना, उसे गलतफहमी है और वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए तीखा खाना बना रही है। तो कुछ दिनों तक हम भी उसकी खुशी के लिए उसका बनाया तीखा खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मी, और कुछ दिनों बाद सही समय आने पर हम देवरानी जी को सच्चाई बता देंगे। पवित्रा को सच्चाई न बताने का फैसला करके वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह त्रिशा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ पवित्रा आती है और त्रिशा को झाड़ू लगाता देखकर, जेठानी जी, आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ना? मैंने आपको समझाया था ना कि आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं हूँ काम करने के लिए, आप सिर्फ आराम करो, अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। अरे मेरी प्यारी देवरानी, मैं आलस करूंगी तो बाद में मुझे ही दिक्कत होगी। लगता है आपको ये पता नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, नहीं तो डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम हो जाती है। लगता है आपको ये नहीं पता कि मुझे सब पता है। आप कोई काम नहीं करोगी तब भी डिलीवरी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि आप फिट रहो। अब पवित्रा त्रिशा से झाड़ू ले लेती है। अभी आप लॉन में जाकर वॉक करो, मैं साफ सफाई करके थोड़ी देर में आकर आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। उन दोनों की बातें नाइट सूट पहने खड़ी सोनम सुन रही थी। छोटी भाभी, आप तो बड़ी भाभी की फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई हो। मैं सिर्फ अपनी जेठानी की नहीं, पूरे परिवार की फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ। चलो आप भी एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी में भी फैट बढ़ रहा है। पवित्रा की बात मानकर उसकी जेठानी और नंद लॉन में पहुंच जाती हैं। हॉल में झाड़ू लगाकर वो भी लॉन में जाती हैं और उन दोनों को हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करवा ही रही होती हैं कि तभी वहां अमित आता है और, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं, या बाहर से मंगवा लूं? अरे मैं तो भूल ही गई, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं बस 10 मिनट में तीखा नाश्ता बना कर लाती हूँ। पवित्रा जल्दी से भागकर किचन में जाती है और उसके जाने के बाद अमित, त्रिशा और सोनम हॉल में जाकर सरस, रानू और संतोष के साथ बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पवित्रा किचन से बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म आलू बड़े लेकर आती है। पेशे खिदमत है आपकी शान में गर्मा गर्म तीखे मसालेदार आलू से भरे आलू बड़े। डॉक्टर ने मुझे आलू खाने से मना किया है, तो मैं आलू बड़े नहीं खा सकती। त्रिशा ने तो अच्छा बहाना ढूंढ लिया, अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं? सरस बहाना सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर एक भिखारी आता है और, अरे भैया, इस भूखे को कुछ खिला दे माई। भिखारी की आवाज सुनकर सरस पवित्रा के आलू बड़े की प्लेट को ले लेता है। अरे जेठ जी, आप सारे आलू बड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? पवित्रा, ये तो हम सब खाते ही रहते हैं, आज भिखारी भी खा लेगा तो तुम्हें दुआएं देगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप सब क्या खाओगे? देवरानी जी, अब तुम लंच ही बना लो, अब हम सीधा लंच ही करेंगे। सरस सारे आलू बड़े भिखारी के कटोरे में उलट देता है और पवित्रा किचन में जाकर ढेर सारी मिर्ची का तड़का लगाकर आलू, गोभी, शिमला मिर्च की मिक्स वेज और दाल बनाती है और रोटी और चावल के साथ डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है। पेश है आप सबके लिए आपकी पसंद का तीखा खाना। फिर से तीखा खाना बना लाई छोटी बहू। सुबह सरस ने आलू बड़े खाने से बचाया था, अब कौन बचाएगा? देवरानी जी, पानी ला दो प्लीज। पवित्रा जैसी किचन में जाती है वैसे ही त्रिशा एक प्लेट में दाल चावल और एक प्लेट में सब्जी रोटी रखकर बाकी का पूरा खाना डाइनिंग टेबल के नीचे छुपा देती है। पवित्रा जब किचन से पानी लेकर वापस लौटती है और सारा खाना सफा चढ़ देखती है तो, अरे आपने इतनी जल्दी खा भी लिया? खाना इतना तीखा और टेस्टी जो बना था, इसलिए फटाफट हम सभी चट कर गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी बचाया है। पवित्रा के झूठे बर्तन उठाकर किचन में जाते ही संतोष टेबल के नीचे छुपा खाना ले जाकर घर के बाहर रखे डस्टबिन में डाल देता है। इस तरह अगले कुछ दिनों तक सब लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर पवित्रा का बनाया तीखा खाना खाने से बचे रहते हैं। उसका बनाया खाना कभी भिखारी खाता तो कभी डस्टबिन में जाता और पवित्रा से छुपाकर वो सभी बाहर का खाना खाते। एक दिन त्रिशा जब पवित्रा का बनाया खाना घर के बाहर खड़ी गाय को खिला रही थी तब पवित्रा उसे देख लेती है। वो भागकर उसके पास जाती है और, जेठानी जी, आप मेरा बनाया खाना गाय को क्यों खिला रही हो? देवरानी जी, दरवाजे पर आई हुई गाय को भूखा नहीं भेजना चाहिए, बस यही सोचकर मैं तुम्हारा खाना गाय को खिला रही हूँ। वो तो ठीक है जेठानी जी, लेकिन अब आप क्या खाएंगी? तुम कहो तो आज खाना होटल से मंगवा लेते हैं। ठीक है, आज होटल का खाना ही खाते हैं। डाइनिंग हॉल में बैठा पूरा परिवार होटल का मंगवाया खाना खा ही रहा होता है कि तभी पवित्रा किचन से लाल मिर्च लाकर सबके खाने में डाल देती है। ये होटल वाले भी ना कितना फीका खाना बनाते हैं, खाने में बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था। त्रिशा जैसे ही एक कौर खाती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। क्या हुआ जेठानी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अचानक मेरा पेट बहुत ज्यादा जलने लगा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अभी फैमिली डॉक्टर शीना को बुलाता हूँ। सरस तुरंत डॉक्टर शीना को कॉल करके बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर शीना आकर त्रिशा के पेट की जांच करके,
त्रिशा का पेट बहुत ज्यादा तीखा खाना खाने की वजह से जल रहा है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं जिनसे पेट की जलन ठीक हो जाएगी, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना कि त्रिशा को बिल्कुल भी फीका खाना ही खिलाना है, नहीं तो भविष्य में इन्हें और इनके होने वाले बेबी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दवाई का पर्चा सरस को देकर डॉक्टर शीना वहाँ से चली जाती है। अब से मैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए तीखा खाना बनाऊंगी और अपनी जेठानी के लिए बिल्कुल फीका खाना बनाऊंगी। फिर से तीखा खाना। ऐसा लगता है कि पवित्रा बहू हम सबको एक दिन हॉस्पिटल पहुंचा कर ही मानेगी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और त्रिशा की प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा हुआ था। हर बीतते दिन के साथ जेठानी जी की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अब तक जेठानी जी की गोद भराई की रस्म नहीं हुई है। छोटी बहू, आज पूरा परिवार यही डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुआ है। अगले हफ्ते ही बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, घर को डेकोर करने की जिम्मेदारी मेरी। सभी मेहमानों को इनवाइट मैं करूंगा। बड़ी भाभी क्या पहनेंगी और कैसा मेकअप करेंगी ये सब मैं देख लूंगी। जिसे जो करना है करे, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अगर छोटी बहू ने खाना बनाया तो खाने वालों के कहां कहां से धुआं निकलेगा, मैं सोचना भी नहीं चाहती। छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी की मुंह दिखाई की रस्म में कितने सारे मेहमान आएंगे। आखिर तुम अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाओगी? बेवजह थक जाओगी और फंक्शन एंजॉय भी नहीं कर पाओगी। तो तुम खाना वाना रहने दो, हम किसी हलवाई को बुला लेंगे, वो बना देगा खाना। नहीं पापा जी, जेठानी जी की गोद भराई की रस्म में मैं ही खाना बनाऊंगी। मेहमान मेरे हाथ का ही खाना खाएंगे। ठीक है जेठानी जी, खाना तुम ही बनाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तीखा खाना सिर्फ हमें ही पसंद है, मेहमानों को नहीं। तो उनकी पसंद का भी ख्याल रखना और खाना फीका ही बनाना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब एक हफ्ते बाद त्रिशा की गोद भराई की रस्म होती है। अमित ने पूरा हॉल डेकोर कर दिया था। पवित्रा ने पहले के मुकाबले सिर्फ आधी मिर्च डालकर कोफ्ते, शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी, पूड़ी और बिरयानी बनाकर हॉल में स्टॉल्स लगवा दिए थे। कुछ ही दिन में सरस के बुलाए मेहमान विनय, दीपक, सरिता और कविता भी एक एक करके आने लगे थे। मेहमानों के आने के बाद सोनम त्रिशा को गाउन पहनाकर सिर में फूलों का ताज रखकर उसे हॉल में लेकर आती है। उसके आने के बाद हॉल में खड़ा संतोष, आप सब खाना शुरू कीजिए। और हाँ, आज का खाना मेरी छोटी बहू ने बनाया है। आए हुए मेहमान जैसे ही खाने के प्लेट्स उठाकर खाना खाना शुरू करते हैं, सबके कानों से धुआं निकलने लगता है, चेहरे लाल हो जाते हैं और पसीने से तरबतर होकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। मेहमानों को पानी पीता देखकर पवित्रा टेंशन में आ जाती है। क्या हुआ? सब मेहमान इतना पानी क्यों पी रहे हैं? खाना क्यों नहीं खा रहा कोई? संतोष जी, आपकी बहू ने कितना तीखा खाना बनाया है, हमसे खाया नहीं जाएगा इतना तीखा खाना। कौन खाता है इतना तीखा खाना? उन लोगों की बातें सुनकर त्रिशा उनके पास आती है। पता नहीं तुम्हारे परिवार वाले कैसे खा लेते हैं तुम्हारे हाथ का खाना, हम तो नहीं खा सकते, हम जा रहे हैं। सभी मेहमान बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। छोटी बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना तीखा खाना मत बनाना। मैंने तो फीका खाना ही बनाया था पापा जी। देवरानी जी, तुम हद से ज्यादा तीखा खाना बनाती हो। तीखा खाना ही तो आप सबको पसंद है ना। छोटी बहू, हमें तीखा नहीं, बिल्कुल फीका खाना पसंद है, लेकिन तुमने आते ही अपनी जेठानी की इतनी देखभाल की और पूरा घर संभाल लिया, इसलिए हम कभी तुमसे शिकायत नहीं कर पाए। रानू पवित्रा से शिकायत करने की वजह भी बताती है। मैं खुश थी कि मुझे तीखा खाना खाने वाला ससुराल मिला है, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रेग्नेंट जेठानी को तीखा खाना खिलाती रही, और आज मेरी वजह से मेहमान भी बिना खाना खाए चले गए। आपसे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपका बनाया तीखा खाना खाया ही नहीं। हम आपका बनाया तीखा खाना फेंक देते थे और बाहर से मंगवाकर कुछ हेल्दी और फीका खाना ही खाते थे। और वैसे भी तुमने जो भी कुछ किया हमें खुश करने के लिए ही किया है। अभी तक मैंने गलतफहमी की वजह से तीखा खाना बनाया, अब आप सबको फीका खाना बनाकर ही खिलाऊंगी। गलतफहमी दूर होते ही तीखा खाना बनाने वाली देवरानी फीका खाना पसंद करने वाले ससुराल को उनकी पसंद का खाना बनाने के लिए मान जाती है।